तलाक तलाक तलाक, शादी खत्म। आज तक इन्होंने सबने विरोध किया, क्या सोनिया जी की पार्टी, क्या ममता की पार्टी, क्या लालू जी की पार्टी, क्या मायावती जी की पार्टी, क्या 2-3 हजार मुर्गियां 2 महीने में 5 करोड़ का दाना खा सकती हैं? लालू प्रसाद की पुलिस सब साफ आप जानती हैं। और उनके आते ही क्या होता है, बालू माफिया, शराब माफिया, बाकी माफिया। आप कभी बाढ़ में घुटने तक पानी में घुस जाते, लोगों की मदद करने वाले बन जाते। एग्जैक्टली 9 फीट पानी था। देश में बड़ा बड़ा काम हुआ है, महत्वपूर्ण काम हुआ है, सब में आप डटे रहे, कुछ भी छूटा नहीं है। नमस्कार, मैं अर्पिता। आज का पॉडकास्ट बेहद खास है। जी हाँ, हमारे साथ है रविशंकर प्रसाद जी। स्वागत है सर आपका। सर मैं आपको बोलूं क्या, रामलला के आप वकील हैं, आप मंत्री रह चुके हैं देश के, आप क्या हैं, आप पटना के रवि भी हैं, आप कभी बाढ़ में घुटने तक पानी में घुस जाते, लोगों की मदद करने वाले बन जाते, कोरोना में घर घर खाना पहुंचाते। आपने इतना काम किया, भारत को डिजिटल इंडिया बनाने में जो पुरोधा वाली भूमिका निभाई। मेरे लिए परिचय देना थोड़ा मुश्किल है, तो हमारे दर्शकों से हम चाहेंगे कि आप एक बार बताइए हमारे दर्शकों को कि आपका ये जो लंबा करियर रहा, राजनीतिक करियर, आपका जो छात्र जीवन रहा, सब कुछ आप बताइए विस्तार से। लेकिन शुरुआत रामलला से। 3 वकील थे, राम मंदिर अयोध्या का मुकदमा चल रहा था और उन 3 वकीलों में आप भी थे। बताइए वो क्या समय था, कैसे लड़े आप राम मंदिर? देखो ऐसा है कि मैं मूलतः पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, अच्छा। संघ का स्वयंसेवक भी हूँ, इन एक्टिविस्ट में शुरू से रहा हूँ। अच्छा। मैं जेपी मूवमेंट में एक्टिविस्ट रहा, हाँ। जेल गया, मीसा में बंद हुआ, विद्यार्थी परिषद में 12-13 साल काम किया। उसके बाद पार्टी के लिए छोटे स्तर से लेके बड़े, मैं बूथ पर भी बैठा हूँ, मैट्रिक में पढ़ता था, युवा मोर्चा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहा हूँ, पार्टी का जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ, गडकरी जब अध्यक्ष थे, पार्टी का मैं प्रवक्ता रहा हूँ, मुख्य प्रवक्ता रहा बहुत हूँ। कुछ है आप, वही तो हमारे लिए मुश्किल है, एक लिस्ट है, एक लंबी लिस्ट है। मैं भाजपा की ओर से 8 प्रदेशों का प्रभारी रहा हूँ। जी। बिहार है, बंगाल है, असम है, जी। उत्तर प्रदेश है, जी। तमिलनाडु है, राजस्थान है, उत्तराखंड है, छत्तीसगढ़ है। इस सरकार में डिजिटल इंडिया पीएम के निर्देश पर मुझे करने का सौभाग्य मिला। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मेक इन इंडिया आगे चर्चा करेंगे, जो मोबाइल फैक्ट्री आज देश में इतनी आ गई है कि चाइना के बाद भारत सेकंड, पोस्टल पेमेंट बैंक, 3 तलाक, ये कई चीजें मैं बड़े काम करने की कोशिश करता हूँ। तो जंगल राज बिहार में था, मालूम है आप? 1990 का दशक, आज भी लोग बोलते हैं, आज भी लोग कहानियां सुनाते हैं। उसमें लड़ने में मेरी एक छोटी भूमिका रही है। चारा घोटाला हुआ था ना जी। तो इसमें सीबीआई इंक्वायरी करवाने वाला वकील मैं ही था। अच्छा। हाई कोर्ट, सुशील मोदी पिटिशनर थे, ललन सिंह रवि थे। तो हम लोग दुबले पतले जवान लोग भिड़ गए थे लालू प्रसाद के जंगल राज से, कोई बोलता नहीं था। सीबीआई इंक्वायरी हुई, लोग जेल गए। आज लालू जी को लगभग 12-13 साल की सजा हुई है ना कई मामलों में। आईएएस लोग जेल गए, मंत्री लोग जेल गए, सप्लायर्स जेल गए, एक को भी रिहाई नहीं। अलकतरा घोटाला, ये केस भी मैं नहीं किया। तो प्रभु राम के साथ, अयोध्या के साथ मेरा कुछ लगाव चल रहा था। मतलब 90 से लेके अभी रथ 22 यात्रा तक। के वकील, कोठारी बंधुओं और अन्य कार सेवकों की जो मृत्यु हुई, मुलायम सिंह यादव के पुलिस की गोलियों से मारा गया यहाँ, उसकी जांच करने गए। बाद में प्रभु रामलला के वकील बने। 2003 में जब ढांचा गिरा तो जजेज ने कहा हम खुदाई कराएंगे। अच्छा। हिंदू पक्ष भी परेशान, मुस्लिम पक्ष भी परेशान, क्या निकलेगा, कहा क्या कुछ नहीं। तो एएसआई से खुदाई कराई तो 8वीं शताब्दी से लगातार मंदिर निकल गया। तो मंदिर के बिना पर बाबरी मस्जिद बनी थी। तो शायद प्रभु राम ही सबूत दे रहे थे, सबूत निकल रहे थे। आपके लिए कितना खास था वो दिन जब प्रभु श्री राम अपने मंदिर में विराजमान हुए, आप लोगों ने मिलकर जो ये सपना साकार किया, आपके दिल को कितनी तसल्ली हुई उस दिन? देखो पहली बात जान लो कि मुझे वहां भाजपा के नेता या सांसद पूर्व मंत्री के रूप में नहीं बुलाया गया था। अच्छा। मुझे रामलला हिंदुओं के वकील के रूप में बुलाया गया था। क्या बात है, ये आपको ज्यादा गर्व हुआ होगा। और ये कहा भी गया था हाँ।
कि आपको उससे हमने कहा बिल्कुल मैं उस रूप में। सही रूप में बुलाया आपको। देखो, मेरी एक टीवी फोटो बहुत वायरल हुई है। हाँ, भावुक तो हम हो ही गए जब घंटी बिल्कुल। बजी, आपकी आंख में क्योंकि आंसू थे। क्योंकि इतने वर्षों के बाद प्रभु राम विराजे, सुंदर मूर्ति। बिल्कुल, और एक बात जान लो, इन लोगों ने कोई कोशिश बाकी नहीं छोड़ी नहीं छोड़। कि ये कोर्ट की सुनवाई ना हो, हम्म, सबूत नहीं आए। नहीं यार। मैं सुप्रीम कोर्ट में, याद है रामलला के केस 10 साल अपील रही। एक दिन मैं बहुत गुस्सा हुआ हम्म, कि हमारे रामलला भीग रहे हैं पानी में, टेंट फटा हुआ है, टेंट की सिलाई करने के लिए वहां के कमिश्नर अनुशंसा करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा, मतलब वो देंगे नहीं? क्या कोई तरीका है ये कि हमारे राम के इस तरह से अपमानित हो रहे हैं? बहुत बड़ी बहस हुई। चलो वो भी दिन देखा हमने। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई ना हो, कपिल सिब्बल ने क्या हल्ला किया था याद करो। बिल्कुल, बिल्कुल। काल्पनिक है राम, ऐसी-ऐसी बातें ये विपक्ष कही ने कही गई थी। थी। मेरा कहना यह है कि प्रभु राम के अयोध्या के मामले को लटकाने, भटकाने, रोकने के लिए कांग्रेस, कम्युनिस्ट, आरजेडी जितने भी हैं, किसी ने उन्होंने पूरी कोशिश की। कोई कसर नहीं छोड़ी किसी ने। अब आप इस बात को सोचो कि 70 साल से वो डिस्प्यूट था। इलाहाबाद हाई कोर्ट में हम लोग जीत गए, लखनऊ बेंच में, तो सुप्रीम कोर्ट में 10 साल अपील पेंडिंग था, बाद में जीते। और आपके दर्शकों के लिए बताना जरूरी है कि जी। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने। 3 बातें याद रखो। बताइए। जहां रामलला विराजमान है, हम्म, हिंदू मानते हैं राम का जन्म हुआ, तो बाबरी मस्जिद बनने के बाद भी ऐसा कोई सबूत नहीं आया कि मुसलमानों का एकमात्र कब्जा था। अच्छा। दूसरा, बाबरी मस्जिद ढांचा बनने के बाद भी हिंदुओं का विश्वास कभी नहीं डोला कि प्रभु वहाँ- राम का जन्म स्थान है, वहां सर झुकाते थे। बिल्कुल। और एएसआई खुदाई से स्पष्ट हो गया कि एक मंदिर की बुनियाद पर मस्जिद बनाई गई। तो यही तो हम भी कहते थे ना। कोर्ट में जाकर आप प्रभु श्री राम के होने के जब सबूत देते थे और बहस करते थे कोर्ट के अंदर, कभी मन को खींच नहीं आती थी कि जिस देश में, जिस भारत भूमि में राम ही बसे हुए हैं, कण-कण में जिसमें राम की बात होती है, उस राम को लाने के लिए आप लोगों को इतना लड़ना पड़ा, कितनी फाइलें खंगालनी पड़ी होंगी, कितना लिखना पढ़ना पड़ा होगा। ये पीड़ा हुई, बहुत सही कहा, ये पीड़ा हुई, बहुत पीड़ा हुई। लेकिन प्रभु राम है मर्यादा पुरुष, तो मर्यादा पुरुष संविधान की मर्यादा से आए। अरे, हाँ? मर्यादा नहीं बिगड़ने दी। हाँ। वैसे एक बात हम और कहेंगे, जी। अगर ये बाबरी मस्जिद का ढांचा नहीं गिरता तो क्या सुप्रीम कोर्ट निर्णय करके भी ये फैसला करता कि इसको तोड़ दो? क्या कहते वो, हमने हिंदुओं के पक्ष में फैसला कर दिया, लेकिन हिंदुओं से हम अपील करेंगे कि अपने बड़े हृदय का परिचय देकर इसको वहीं छोड़ दें और बगल में मंदिर बना लें। हिंदुओं से ही बड़े दिल की अपील होती है, आप ये कह रहे हैं। लेकिन कुछ कामें हनुमान जी अपने आप करते हैं। हाँ, राम को तो लाना ही है। हाँ, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि मेरे जीवन का परम सौभाग्य है बिल्कुल। कि गिलहरी के रूप में मुझे प्रभु राम की सेवा करने का अवसर मिला। एक बात मैं और कह दूं आपके दर्शकों के लिए, जी। ये बहुत भव्य मंदिर बना है। बहुत खूबसूरत। आपने तो वहां जब आप गए होंगे राम मंदिर के अंदर भी, अभी हमें वो सौभाग्य नहीं मिला है, लेकिन हम बाहर से स्वरूप देख कर आए हैं और देख रहे हैं आज भी लाखों की भीड़ है वहां पर, लोग लाइन लगाए हुए हैं, नंबर लगा रहे हैं। मैं उस पर आऊंगा अलग से। हम्म, ये जो मूर्ति है ना, हम्म। इतनी उसकी आंखें अंदर जाके लगता है कि जीवंत है। मैं तो देख करके एकदम भावुक हो गया। और इसमें हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की बहुत बड़ी भूमिका है। उन्होंने कहा प्रभु राम की आंखें बहुत अच्छी थी, हाँ, उनकी आंखें वो होनी चाहिए। मोहन। और वो मूर्तिकार ने क्या आंखें बनाई। जी। ये जो उस दिन रामनवमी के दिन जो सूरज की किरणों से उनका अभिषेक किया गया, जी, ये मोदी तिलक हुआ। ये भी मोदी जी की सोच थी अच्छा। कि प्रभु राम जब अपने जन्म स्थान पर 500 साल के बाद आ रहे हैं तो हमें उनका सूर्याभिषेक करना चाहिए। सूर्यवंशी प्रभु श्री राम का सूर्य तिलक, हमारी ये जो आर्किटेक्ट कहे या जो साइंटिफिक तरीके से ये पूरा डिजाइन किया गया, इसमें मोदी जी की बड़ी भूमिका थी, उनकी सलाह थी सलाह थी। ये करो। और बाद में देश के वैज्ञानिक, आईआईटी के प्रोफेसर, इन लोगों ने बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, और क्या है, उन्होंने पूरा सूर्य की किरणों को कैप्चर किया, उसको बड़े मिरर में रखा, अच्छा। मिरर से दूसरे मिरर पर भेजा, फिर किरणों को और सघन किया, फिर पीतल के पाइप में घुसी और सीधा 12 बजे यहाँ चमकी। समझे?
तो ये सोच है। ये सोच है हाँ। और ये बड़ी मजबूत सोच है। मतलब एक आम आदमी के लिए ये सोचना थोड़ा मुश्किल है कि ये कैसे होता होगा या कैसे होगा। और हम लोगों को भी अचरज हुआ उस दिन जब वो सूर्य तिलक होते हुए हमने भी देखा प्रभु श्री राम को। प्रभु श्री राम के बारे में इतनी सारी चीजें जो आपने अपने जीवन में भी लगातार महसूस की, क्योंकि ये सिलसिला लंबा चलता रहा। अगर हम अब आपके फिर से 90 की दशक की तरफ वापस चलते, बिहार की तरफ हम लोग मुड़ते हैं, क्योंकि बिहार को भी आपने बखूबी देखा है, जिया है, महसूस किया है। बिहार को एक बड़ा काला धब्बा लगा हुआ है जंगल राज का। आप विदेशों में भी अगर बिहार का जिक्र कर देंगे तो लोग जंगल राज भी साथ में जोड़ देते हैं। किसने दे दिया इतना, हमको मालूम है, लेकिन हम चाहेंगे आप अपने स्तर से देखिए, समझाइए। आज के नौजवानों को समझना जरूरी है बिहार क्या था। आप दागंगला चौराहा, बेंगलोर चौराहा पर निकल नहीं सकते थे शाम में। कब हमला हो जाएगा, कब अटैक हो जाएगा, माफिया क्या करेगा पता नहीं। पुलिस कार्रवाई नहीं करती थी। अच्छा। ये खौफ का माहौल था। इसलिए हम लोग जो भिड़ गए, क्योंकि लोग भिड़ने को तैयार नहीं थे। मगर जो होगा, हम लोग अपने एक प्रकार से सर पे कफन बांध के निकले थे। हाँ? ये अंग्रेजी शासन से भी बुरा वक्त हमको लग रहा था। बिल्कुल बिल्कुल, वहां तो बिल्कुल, मैंने क्या बताऊं आपसे बिहार की स्थिति। जबकि लालू जी गरीबी में पड़े थे, पनपे थे, उनको बिहार की चिंता करनी चाहिए। तो बस परिवारवाद, लूट, उन्होंने बिल्कुल छूट दे रखी थी। और आज तो परिवार में यह हाल है कि देखिए, रोज नए नए लोग जुड़ रहे हैं सत्ता में पाने के लिए। मेरा खाली कहना क्या है कि वो एक बहुत ही पीड़ादायक क्षण था। बिल्कुल। और आज के नौजवान जो हैं, उनको उस समय के बिहार के खौफ को समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर, आप जी बिल्कुल बोले। आपने जो जिक्र किया कि सड़कों पे, डाक बंगला चौराहा पे, जैसे आप पटना की बात कर रहे हैं, अगर हम पूरे बिहार के कोने कोने की बात करें तो बिहार का वो कौन सा हिस्सा या कोना था जो सबसे ज्यादा खौफनाक बन चुका था 1990 के दशक में, वो 15 साल का? किसको कहें, सब जानते हैं। शाम में गाड़ी लेके जाएंगे तो गाड़ी में कहाँ आपका किडनैप हो जाएगी पता नहीं है। अच्छा। आप शादी कर रही हैं तो आपको सीट आ जाएगा, सीधी बात है। तो दिल्ली शॉप वाले हैं, उनको हड़का दिया जाएगा। तो टैक्सी वाले, उनको हड़काया जाएगा। तो पूरे बिहार में कोई ऊंचा कोई नीचा, और जितने खौफ करने वाले हैं सबको लालू शासन का प्रोटेक्शन, तो हमारे लिए वोट लाओ। तो ये कोई पूंजी निवेश नहीं हुआ। अब आप सोचो कि 25-30 साल बिहार के कारण इतने बच्चे दिल्ली क्यों गए, बाहर क्यों गए? बिहारी बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, मेहनती होते हैं। मैंने देखा है आईटी में बिहार के बच्चे, मैंने विदेश में देखा है बिहार के बच्चे, बहुत टैलेंटेड है। बेंगलोर में देखा है, मैंने देखा है हैदराबाद में देखा है, दिल्ली में देखा है। बिल्कुल। तो वो नीतीश कुमार की सरकार आई, हम लोग, आपको मालूम, मुझे गोली भी लगी है। गोली लगी आपको? नोखा के इलेक्शन में, बाई इलेक्शन, ये विधानसभा के इलेक्शन में मंच पर स्वर्गीय प्रमोद महाजन थे, मैं था। अच्छा। या गोली मारी गई, इस पर गोली लगी थी। तो मैंने सारा क्लास पास किया है बिहार के संघर्ष में, समझिए आप। कुछ भी नहीं छूटा है। हाँ। जंगल राज। मैं कहिए तो शुद्ध भाषा में पीएचडी हूँ। जेल भी गया हूँ, लाठी भी खाया है, मीसा में बंद भी हुए हैं, गोली भी खाया है संघर्ष करते हुए। और मैं सीधा एम्स में ऑपरेशन हुआ था मेरा, डॉक्टर से मैंने झूठ बोला कि मैं घर पर आराम करूंगा, सीधा पटना आ गया। और इतनी पट्टी लगी हुई थी, मैं बिहार में घूमा, और बिहार में मेरी एक छवि है ठीक ठाक, कहा नहीं अब इसको हराएंगे। तो आज नीतीश कुमार के आने के बाद काफी कमी आई, लोग जेल गए। आज के नौजवानों को ये याद रखना बहुत जरूरी है, भूल जाते हैं लोग कि क्या था बिहार। और अभी जो मैं तेजस्वी यादव इतना नाम लेते हैं, अब कहते हैं हम करोड़ों नौकरी देंगे, 23 सीट लड़ रहे हैं, कितना जीतेंगे पता नहीं है, कहाँ से देंगे। और उनके आते ही क्या होता है, बालू माफिया, शराब माफिया, बाकी माफिया, करप्शन, ये है। मतलब जो पिता का दौर था उसी दौर में आप कह रहे हैं कि पुत्र भी ले जाना चाहते। तो मुझे ये बताइए ना आप, ये क्या है, रेलवे घोटाला, भर्ती घोटाला, जमीन दो नौकरी लो। तो जो कह रहे हैं कि हम नौकरी देंगे, तो यही करेंगे, आप ये कह रहे और हैं। करेंगे क्या करेंगे? अच्छा, आपको लग रहा है यही तेजस्वी भी करेंगे तो लालू यही मॉडल है ना। अच्छा। ये तो यंग थे तो आप उसमें क्यों इन्वॉल्व हो गए? इतना फ्लड आपको कहां से आ गया? छोड़िए इस बात को। मेरा कहना है इस मॉडल को आज के नौजवानों को याद रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ मैं देश की बातें करूं, जरूर। आपने आरंभ में कहा डिजिटल इंडिया,
ये प्रधानमंत्री के निर्देश में डिजिटल इंडिया, क्योंकि आईटी विभाग मेरे पास था, टेलीकॉम विभाग मेरे पास, आज देश में याद रखिए एक संख्या बहुत बड़ी है। भारत की आबादी है 140 करोड़। भारत में आधार कार्ड है लगभग 135 करोड़। जी बिल्कुल। भारत में मोबाइल फोन है 120 करोड़। भारत में स्मार्टफोन है 90 करोड़। क्या स्मार्टफोन मतलब इसमें सब कुछ संभव है। कंप्यूटर। बिल्कुल। और 90 करोड़ का मतलब क्या हुआ? पूरे यूरोप की आबादी अमेरिका की आबादी से ज्यादा। ज्यादा। गांव गांव में स्मार्टफोन है। बाकी नौजवान गूगलिंग करते हैं, बिल्कुल करते व्हाट्सएप करते हैं, Exactly. वो आईपॉड देखते हैं, समझे, वो सोशल मीडिया पर हैं, सब सवाल कुछ। पूछते हैं, वो एम्पावर हुए हैं। दूसरा, इसका कैसे हम लोगों ने सहयोग किया? कोरोना आया था ना, जी कोरोना तो तो ये बताइए कि कोर्ट में सुनवाई डिजिटली हुई थी ना, बिल्कुल बच्चों की पढ़ाई डिजिटल हुई थी ना, डेफिनेटली सब कुछ हुआ था। वर्क फ्रॉम होम हुआ था ना। बिल्कुल। जो आईटी के बंद करने की बात थी, कहा घर से काम करो, पीएम ने कहा, हमने कहा कर देते हैं, सारे नियम को शिथिल कर करके। तो भारत को डिजिटल बनाने में मैंने थोड़ा काम किया, तो उसका मुझे बहुत संतोष है, पीएम के निर्देश के मुताबिक, क्योंकि पीएम की सोच बहुत बड़ी है। सर ये डिजिटल इंडिया की अगर बात करें, आज से अगर 20 साल पहले की बात करें या 10 साल पहले की ही बात कर लेते हैं हम, तो 10 साल पहले भी हम लोग भी अपने जब स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे, सपना था, मतलब हम समझते ही नहीं थे कि क्या है डिजिटल। अब समझ आता है कि क्या है डिजिटल। ए देखिए, टू जेड। हमारे प्रधानमंत्री जो है ना, उनकी सोच बहुत आगे चलती है। मैं आपके पॉडकास्ट पे हूँ, तो उनका एक बहुत बड़ा कमेंट था 14 में, जी। जब मैं भारत का प्रधानमंत्री बना तो मैं एक ऐसा भारत बनाऊंगा हम्म। जहां आईटी प्लस आईटी इज इक्वल टू आईटी। अच्छा। आईटी, हाँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एग्जैक्टली। प्लस आईटी, इंडिया टैलेंट, इंडिया टैलेंट। इज इक्वल टू आईटी, इंडिया टुमारो। वाह। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और भारत के नौजवानों की क्षमता को जोड़कर मैं भारत का भविष्य। मैंने यही नहीं किया, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग जो है ना, जी। कि सब बाहर से आती थी, तो पीएम ने कहा देखो क्या कर सकते हो। तो 2 फैक्ट्री थी मोबाइल की, आज 270 फैक्ट्री है। मैं एप्पल की 16 फैक्ट्री चीन से उठा के ले आया था। बहुत चिढ़ते हैं चीन वाले हमसे। चीन वालों को तो बहुत आप पर गुस्सा आता होगा। ये टिकटॉक मैंने ही बैन किया था। आपने किया था। जी। टिकटॉक टिकटॉक के बैन होने से थोड़े युवा परेशान हुए थे, लेकिन भारत में फिर शुरुआत हुई, भारत के कुछ देखो आप ऐप लोग, एक लोगों ने। बात, टिकटॉक देखने में ठीक था, हाँ। लेकिन टिकटॉक से डाटा चाइना जाता था। चोरी किया जाता था हाँ। आपकी पर्सनल डिटेल। आज देखिए सब नए नए टिकटॉक आ रहे हैं ना। जी बिल्कुल। आज लोग सोशल मीडिया पर अपने डांसिंग सब फोटोग्राफ कुछ डालते हैं सब ना, कुछ बस। अब टिकटॉक लोग भूल गए, भारत में अब नहीं होता तो जिक्र। इसलिए तो मैंने सीधा किया, तो बहुत अमेरिका से, जापान से पूछा कैसे किया, हमने कर दिया। टिकटॉक क्यों बैन किया? ने कैसे बैन किया, वो भी बैन करना चाहते हैं। अच्छा वो भी बैन करना चाहते हैं, हाँ उनको भी तो डर है। ये आपका ट्विटर है, बहुत लटपट करते थे, इनको भी थोड़ा ठीक किया। आपने इनको टाइट किया। अब ये तो मैंने कहा थोड़ा ठीक किया। अच्छा। तो ये मैं हमेशा कुछ नया और बड़ा करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि नया और बड़े से ही देश बढ़ता है। बिल्कुल। हाँ? और ये बड़ी सोच का लाभ हम लोग आज बखूबी उठा रहे हैं। और इस बड़ी सोच में एक नारी शक्ति वंदन जो अधिनियम विधेयक आया, हम चाहेंगे इसको भी थोड़ा बताइए, क्योंकि ये अभी नहीं, लोग उसके समझ। पहले मैं 3 तलाक के बारे में बताता हूँ। हाँ वो तो महिलाओं के लिए बहुत बड़ा बदलाव था, देश की ये महिलाओं। हमारे प्रधानमंत्री की हिम्मत क्या है, देखिए, समझिए आप। जी। कि 3 तलाक को लेकर महिलाओं ने चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में। मनमोहन सिंह की सरकार 2 साल में कोई जवाब नहीं फाइल कर रही थी। मैं 14 में मंत्री बना था, बैठा ही था कि सर इसका जवाब फाइल करना है, सुप्रीम कोर्ट डांट रहा है। तो फिर हम गए पीएम के पास कि सर आपका निर्देश क्या है? कहे कि बस खड़े हो जाओ सुप्रीम कोर्ट के अंदर और बाहर। ये 3 तलाक क्या है? तलाक तलाक तलाक, शादी खत्म। शराब पी के भी बोल दिया शादी खत्म। बांग्लादेश में नियंत्रित हो गया, पाकिस्तान में भी नियंत्रित हुआ है, जॉर्डन में, मलेशिया में, इंडोनेशिया में, ईरान में, सीरिया में। भारत में वोट बैंक पॉलिसी का काम चल रहा। और मैं उसकी जांच कर रहा था, तो एक से एक दुर्भाग्यपूर्ण चीजें सामने आई। पत्नी सुबह लेट से उठी, तलाक तलाक तलाक। रोटी जली हुई पैदा हुई, तलाक तलाक तलाक। एक पत्नी चली गई मोदी जी का भाषण सुने यूपी में, तलाक तलाक तलाक। एक वो महिला मुझसे मिली थी, आईटी प्रोफेशनल है, उसके पति दुबई में काम करते थे। कहेगी सर मेरे पति ने हमको व्हाट्सएप पर भेजे तलाक तलाक तलाक, जैसे उसको मालूम है तीसरी बेटी पैदा हो गई। ये क्यों होना चाहिए?
और आज तक इन्होंने सबने विरोध किया, क्या सोनिया जी की पार्टी, क्या ममता की पार्टी, क्या लालू जी की पार्टी, क्या मायावती जी की पार्टी। मैं ग्रेटफुल टू द प्राइम मिनिस्टर। हमने कहा मैं लड़ूंगा, आज देखिए वो कर दिया ना। सर बात करते करते मेरे मन में एक वो तस्वीर खिंचाई, हमारे देश का जो नया संसद भवन है। बड़ी पीड़ा हमको भी हुई जब लोगों ने हमारे नए संसद भवन को लेकर बड़ी तरह की बातें की, लेकिन आप नए संसद भवन को बहुत गहराई से समझते हैं, देखा है, वहाँ आप बैठे हैं, तो हम चाहेंगे कि आप अपने नज़रिए से बताइए हमारी पब्लिक को कि जो नया संसद भवन है वो हमारे देश के लिए क्या है, क्या हमारे संस्कृति संस्कार वहाँ झलकते हैं। देखो आप एक बात समझो, जी ये जो विरोध करते हैं ना, वो न हमारी विचारधारा को समझ पाए, न नरेंद्र मोदी को समझ पाते हैं। अच्छा। तो आज थोड़ा उनके लिए मैं ज्ञान देता हूँ, और हमारे लोग जो देख रहे हैं उनके लिए बड़े विनम्रता से। पहले राजपथ था ना, जी। अब अब वो क्या राज बना है, कर्तव्य पथ। कर्तव्य पथ, धर्म पथ। आज वहाँ सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगी, वो कभी उस इलाके में जाइए तो वो वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट इलाका बना है, जिस पर 26 जनवरी की परेड होती है। हजारों लोग रोज वहाँ टहलते हैं। जी। अभी वो संसद भवन बन रही है, जो बाकी कुछ बन रहा है, इसके पीछे भी एक दर्शन है। मुगलों ने बनाया लाल किला, जामा मस्जिद, अंग्रेजों ने बनाया राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, संसद भवन। हमने क्या बनाया, कुछ कबूतर खाने की बिल्डिंग बनाई? क्योंकि भारत की इतनी बड़ी वास्तुकला की परंपरा रही है। वर्तमान संसद भवन छोटी है, अच्छा। लीकेज है, 100 साल पुरानी हो गई। बिल्कुल। तो एक नया संसद भवन बने, इसकी आवश्यकता महसूस हो रही थी। तो आज भव्य संसद भवन बना है, जिसमें लगभग 800 लोग बैठ सकते हैं, 900 बैठ सकते हैं। भारतीय कला है, ऊपर शेर भी है, और पूरा जो भारतीय दर्शन के अनुसार, कहीं गजराज बैठे हुए हैं, कहीं गणेश बैठे हुए हैं, और पूरी उक्तियां लिखी हुई हैं। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा, भारतीय संगीत परंपरा, भारतीय विज्ञान परंपरा सब वहां पर है। और मोदी जी की एक सोच जानो आप, हमारी अयोध्या दुनिया की सुंदरतम सिटी होनी चाहिए, हमारी काशी दुनिया की एक अच्छी सिटी होनी चाहिए। इसीलिए उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर बन रहा है, इसीलिए माँ विंध्यवासिनी कॉरिडोर बन रहा है। ये उनकी, और अयोध्या देखो, अब वो लता मंगेशकर का जो चौक है, वहाँ बिना लाखों लोग वहां जाकर के खाली उनके जो गीत हैं, ठुमक चलत रामचंद्र पायो जी, मैंने राम रतन धन पायो, वो बजता रहता है। सुनते हैं ये बाकी सोच क्यों नहीं हो सकती? तो आज लाखों लोग आ रहे हैं, तो जितना संख्या में वहां लोग आ रहे हैं तो वो बहुत बड़ी बात होगी। तो ये सोच है मोदी जी की। मोदी जी के बारे में आप बार बार आपने जो बातें बताई, हमारी दिलचस्पी बढ़ गई है अब उनको थोड़ा और करीब से जानने की। आपने तो एक लंबा समय उनके साथ बिताया है, तो व्यक्तिगत रूप से अगर हम देखें तो क्या भाव रहता है आप लोगों का, मतलब आप लोगों के साथ जब आप लोग बैठते हैं तो साथ में खाना भी खाते होंगे, चाय पानी भी पीते होंगे, कैसी चर्चाएं रहती होंगी, खुशनुमा माहौल रहता होगा, क्या बातें होती होंगी। मोदी जी एक दिन छुट्टी नहीं लिए हैं। अच्छा। 14 साल मुख्यमंत्री, एक दिन छुट्टी नहीं। थकते वहां नहीं है। वहां नमस्ते किया, हाँ। बन गए प्रधानमंत्री। 16-18 घंटे खटते हैं, 2-3 घंटे सोते हैं, बाकी सुबह योग करते हैं और प्राणायाम करते हैं और ध्यान करते हैं। अभी आपने देखा ना, प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठा में उन्होंने 11 दिन व्रत रखा, जी। 3 दिन के लिए कहा, और 15 दिन नीचे कंबल पर सो रहे हैं। यहाँ एक दिन कोई सोए कमर अकड़ जाती और है। देश के उन सारे मंदिरों में गए जो हजारों साल पुराने, जहाँ प्रभु राम गए थे, दक्षिण भारत। जी। वो तस्वीरें हमने देखी। और और उस दिन मैं बैठा हुआ था, किस विश्वास के साथ वो सीढ़ी पर चढ़ रहे थे। तो यह मोदी जी तो है, हमें गर्व है। वो सिर्फ इतिहास पुरुष ही नहीं है, संस्कृति संस्कार के भी पुरुष हैं, और हार्ड टास्क मास्टर भी हैं, जान लीजिए आप। अपने भी काम करते हैं, मंत्रियों से भी शुद्ध भाषा में खटवाते हैं। मंत्रियों से भी जमकर काम लेते हैं मोदी जी। और दिन रात चैन अब हराम कर देते अब आप हैं। देखिए, नहीं देखिए, अब साबरमती रिवर देखा है ना आपने, जी। पहले कितना गंदा था, हम्म। आज देखिए क्या निर्मल पानी है। तो देखिए, इस देश में एक समस्या हुई, बड़ी बड़ी बात करने वाले बड़ी बड़ी बात करते रह गए। मोदी जी ने कर दिया। मोदी जी बड़ी बात करते नहीं, करके दिखाते। करके दिखा। और ना सिर्फ खुद किया, सबसे करवाया भी। आज भारत की अर्थव्यवस्था 5वीं है ना, जी।
हमने फ्रांस को और इंग्लैंड को ये छोड़ दिया ना, जी बिल्कुल हाँ? छोड़ा है। आज तीसरा ले जाएंगे ना। भारत सबसे अधिक पूंजी निवेश हो रहा है ना, तैयारी है उसकी, है? तैयारी है। तो बिल्कुल तैयारी, तो इसलिए हमेशा मैं चाहता हूं कि आज आज हमने क्या कहा था, डिजिटल इंडिया समावेशी डिजिटल भारत बनाएगा, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। आज पूरी दुनिया मानती है कि डिजिटल इंडिया सिर्फ अमीरों के नहीं है, गरीबों के लिए भी है। गरीबों के लिए भी है। तो ये सोच जो होती है ना, आज पोस्टल पेमेंट बैंक बाकी सब देखिए कैसे काम कर रहे हैं। आज 11 करोड़ किसानों को बटन दबता है, अकाउंट में पैसा आते हैं, आ जाता है। और उनके मोबाइल पर टन से बजता है। कोई मुझसे पूछते हैं सर अभी तक टन ना बज रही है, मतलब वो 2000 आता है 3 महीने में, दूसरे को आ गया उनको नहीं आता है। इसे कहते हैं चाहत। अच्छा ये करके दिखा है। के विकास। जन्मभूमि, कर्मभूमि, मातृभूमि, सबके लिए आप डटे हुए हैं। अभी जब आप पूरी बात कर रहे थे उसमें आपने एक जगह कहा कि लालू जी का आपने जिक्र कर दिया कि वो रेल लाइन में, उसी से मुझे वो बात याद आई, चारा घोटाला, उसमें भी आप वकील थे। देखो पहले जानो चारा घोटाला क्या है। हाँ बिल्कुल बताइए, विस्तार से बताइए। लगभग 2000 करोड़ का घपला था। अच्छा। क्या 2-3 हजार मुर्गियां 2 महीने में 5 करोड़ का दाना खा सकती हैं? खा सकती हैं, खा गई, लेकिन खा गई। लेकिन खा गई। गरीबों को, दलितों को भैंस देना है, बकरी देना है, सब बैल दे, सप्लाई कर दिया। कैसे किया? तो कहा सर ट्रक से किया। वो किसका निकला? जब जांच की गई तो वो मोटरसाइकिल स्कूटर का नंबर निकला। बात समझ गई? सब कुछ कागज पर, सब कुछ कागज पर, जमीन में कुछ भी नहीं। और उसका पूरा शेयर होता था। तब फिर हम लोग लड़े, चीजें निकलती गई। अब अलकतरा घोटाला, सड़क का पता नहीं, अलकतरा पूरा एग्जॉस्ट हो गया, तो ये लड़ना पड़ा। कोलतार घोटाला। हाँ, उसी को कोलतार कहते हैं, बिटुमिन। एक की भी रिहाई नहीं हुई। अच्छा। फिर कह रहा हूं, एक का मतलब एक की रिहाई नहीं हुई। इन घोटालों में जितने लोग थे सब गए जेल के अंदर, आप लोग लेकर गए। नहीं, वो सीबीआई ने काम किया, हम लोगों ने हिम्मत करके सीबीआई तो इंक्वायरी लड़े करा। भी तो आप लोग ही ना अगर उसमें। अगर अगर नहीं लड़ते तो लालू प्रसाद की पुलिस सब साफ, आप जानती हैं। सर चारा घोटाला का जिक्र हो गया है, अब देखिए सर चुनावी माहौल है। हम अपने पॉडकास्ट में जितने भी हमारे नए वोटर हैं, खास तौर पर हम चाहेंगे कि एक अपना विजन बताइए हमारे नए वोटर के लिए। देखो नए वोटर्स के लिए बहुत अच्छा सवाल है आपका। आप कैसा देश चाहते हो? नरेंद्र मोदी की सोच बहुत स्पष्ट है। एक ऐसा भारत बनाना है जो भारत आर्थिक रूप से मजबूत हो। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक ग्रोथ रेट 6.8% है। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक भारत की ग्रोथ रेट 6.6% होगी 24 में। अगले साल और बढ़ेगी। सबसे ऑटोमोबाइल सेंटर सेकंड बिगेस्ट प्रोड्यूसर, मोबाइल सेक्टर सेकंड बिगेस्ट प्रोड्यूसर। भारत को टेक्नोलॉजिकल साइंटिफिक क्षेत्र में काम करना है। आज स्टार्टअप मूवमेंट बड़ा हो गया है। उस समय 100 स्टार्टअप थे, आज 1 लाख से ऊपर आ गए हैं। इसको 10 लाख ले जाना है। मुद्रा योजना में 20 लाख लोन मिलेगा। जो मैंने बताया गरीबों के लिए तो बाकी काम तो हो ही रहा है। तो नौजवानों को टेक्नोलॉजी के माध्यम से रोजगार की बात होती है, जरा मैं इसमें बोलना चाहता हूँ। जरूर जरूर। जो बार बार बोलते हैं, हाँ बोलते हैं लोग। कितनी सड़कें बनी है ना, हाईवे बना है ना, तो उनको नौकरी मिली है कि नहीं, रोजगार के अवसर। अब ये बताइए पूरा डिजिटल इंडिया फैला है, जो डिजिटल पेमेंट आया है, तो आईटी में रोजगार के अवसर पड़े हैं कि नहीं पड़े हैं? आप मुझे बताइए। जो इतना डिजिटाइजेशन का व्यापक विस्तार बना है, अब मुझे ये बताइए कि जो पूरा रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, जो मैन्युफैक्चरिंग का काम हो रहा है, तो लोगों को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? सरकारी नौकरी में भी लगभग 8 से 9 लाख हर साल नौकरी दी जा रही है। एक डेटा होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, हाँ ये उन्हीं का होता है जिनको ऑर्गेनाइज नौकरी मिलती है। मिलती एपी। जानते हैं? जी। 3 साल में 5 करोड़ नए लोग ऐड हुए हैं। अच्छा, इसका मतलब है सबको नौकरी मिली तभी ना ऐड हुए। रोजगार मिले ऑर्गेनाइज तरीके से। जी। तो ये, तो हम हवाबाजी नहीं करते हैं। आप देते कुछ नहीं है, चिल्लाते बहुत हैं। हम देते हैं, हम बताते हैं। और ये एक चीज और जानिए, रोजगार कैसे मिलेगा? जब उद्योग आएंगे, जब पूंजी निवेश होगा। आज भारत में प्लेन बनने जा रहा है, आज इतनी हाईवे बन रहा है दुनिया के हाईएस्ट स्पीड से, तो हाईवे बनेगा तो मजदूरों को रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मुझे मिलेगा। बताइए।
फैक्ट्री में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आईटी का एक्सपेंशन हो गया तो आईटी के बच्चों को अवसर मिलेगा कि नहीं? हम अवसर दे रहे हैं और ये अवसर जमीन पर दिखाई पड़ रहा है। फिर कहता हूं, हम अवसर दे रहे हैं और उनका अवसर जमीन पर दिखाई पड़ता है। ये हमारी सोच है और इसीलिए नए वोटर को वोट करना चाहिए, क्योंकि ये काम बढ़ेगा और तेजी से बढ़ेगा। देखो, मैं नए वोटरों से एक ही अपील करूंगा, 10 साल में मोदी जी को देखा है ना, और हमारा काम देखा है, लालू जी को भी देखा है। वहां का मॉडल क्या है? जमीन दो, नौकरी लो, चारा खाओ, पैसा दो, अलकतरा पियो, पैसा दो। एक ये मॉडल है। और बाकी तो वामपंथियों को कुछ कहना ही नहीं है। तो ये जो पूरी सोच है, ये देश का चुनाव है, ये कोई म्युनिसिपैलिटी और मेयर और ग्राम पंचायत का चुनाव नहीं है। तो देश चला पाएंगे क्या? लड़ते हैं आपस में। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं, जरूर। देश चलाने के लिए कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। बिल्कुल। नरेंद्र मोदी ने क्षमता दिखाई कि नहीं? कांग्रेस की सोच थी कि हम चाइना के बॉर्डर पर सड़क नहीं बनाएं क्योंकि चीन नाराज हो जाए। मैं खुद देखा है, लद्दाख में देखा था कि हम लोग की सड़क बनती है तो उधर से चीन अपोज करता है, रुक जाती है। मोदी ने कहा कुछ नहीं, लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक सड़कें बनी है ना। बिल्कुल। आज सेना को बुलेट प्रूफ जैकेट मिली है ना, आज राफेल आ गया ना, आज बेटियां एयरफोर्स प्लेन चलाती है ना। तो ये अवसर क्रिएट होता है और ये सुरक्षा बढ़ती है। अभी जो पूरा बालाकोट की इंसिडेंस हुआ या उरी हुआ, फर्ज कीजिए अगर देश के प्रधानमंत्री ये लोग होते जो खिलाफ में इंडिया गठबंधन है, क्या होता? सेना करे, कार्रवाई करना है, रुको जरा देखते हैं वोटवा कितना बिगड़ेगा। ये नहीं करते लोग। बिल्कुल। आज नरेंद्र मोदी की सरकार आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, डिजिटल व्यवस्था, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, एक रोबस्ट इंडिया बनाना है जो 2047 तक एक विकसित भारत बने। 36 में ओलंपिक भी ला रहे हैं ना जी। मैं तो बोलना भूल ही गया, कितने बच्चे स्पोर्ट्स में आजकल देते हैं गोल्ड मेडल, देख रही है ना जी। और ये मैं नौजवानों को बताना चाहता हूँ, मोदी जी ने बुलाया कि तुम्हें क्या दिक्कत है? कहा कि हम बाहर जाते हैं तो हमको ठंडा खाना खिलाता है। अच्छा। हमें गर्म दूध नहीं मिलता क्योंकि उनका ठंडा खाना होता है। मुझे आगे से सारे स्पोर्ट्समैन के साथ बावर्ची जाएगा हिंदुस्तानी। अच्छा। और उसको टेस्ट के लायक खाना देगा। अब दक्षिण भारतीय डोसा खाएगा ना जी, रसम पिएगा ना जी। बिल्कुल। हरियाणा के पहलवान गर्म दूध पिएंगे ना, पराठे खाएंगे घी और मक्खन मार के, वो सब मिला। तो पूरा उन्होंने अब की ट्रेनिंग का बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिला। आज देखो क्या हो रहा है। खिलाड़ियों के लिए मोदी जी ने ये बढ़िया व्यवस्था कर दी। खेलो इंडिया, खेलो इंडिया, बढ़ो इंडिया। गांव-गांव के नौजवानों को लाओ। देखो कितने छोटे शहरों से बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, आईपीएल खेल रहे हैं, स्पोर्ट्स में आगे बढ़ रहे हैं, तीरंदाजी में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सोच तब होती है जब मोदी जी जमीन से उठे हुए 14 साल मुख्यमंत्री कि देश को कहां ले जाना है। हाँ, तो ये अपने भी करते हैं, हम लोग को भी खटवाते हैं और नौजवानों हम लोग खटते रहेंगे आपके लिए, देश के लिए। जी सर, बहुत अच्छी बातचीत रही आपके साथ, समय का पता नहीं लगा, बड़ी दिलचस्प बातें आपने बताई। और आज का पूरा पॉडकास्ट या यूं कहें कि आज का दिन हमारा बन गया है आपसे बातचीत करके। एक बात मैं बिहार के लोगों के लिए बताना चाहूंगा। जरूर जरूर। हमारे प्रधानमंत्री की स्पष्ट सोच है कि देश का विकास तब तक नहीं होगा जब तक बिहार का विकास नहीं होगा। उन्होंने कहा ये भी मेरी गारंटी है। अभी वो बिहार आए थे 3 बार, आपके औरंगाबाद, बेतिया और बेगूसराय, नहीं सरकारी कार्यक्रम। अच्छा, सरकारी। लगभग 90,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया, उद्घाटन किया। बरौनी रिफाइनरी शुरू हो गया ना, बरौनी में आपका फर्टिलाइजर प्लांट शुरू हो गया, सब बंद पड़े थे ना जी। इतने सड़क पुल बन गए ना और बनेंगे। तो मैं अपने बिहार के नौजवानों को कहूंगा, बिहार का भविष्य भी अब मोदी जी की गारंटी है। हम मिलकर बिहार को और आगे बढ़ाएंगे, ये हमारा संकल्प है। आप हम पर विश्वास करिए। चलिए सर, उम्मीद करते हैं कि मोदी की गारंटी जो बिहार वासियों को मिली है, इस पर तेजी से काम आगे भी होता रहेगा। अब आपका शुक्रिया करेंगे, आपने बहुत कीमती वक्त दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज के पॉडकास्ट को हम लोग यही समाप्त करते हैं। हमारे दर्शकों से अनुरोध रहेगा कि आगे भी हमसे जुड़े रहिए, ऐसे चर्चाएं और भी लेकर आएंगे। नमस्कार। नमस्ते।